to give me this opportunity to interact with you all today. So as you are aware that what we are going to discuss today is the topic is designing effective questionnaire in social research. I will be reading laptop forward. I can manage this now. तो मुझे जितना आइडिया है मतलब आपके कुछ आपकी डिस्कस हो गई है एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to focus on that how we need to design a questionnaire, and these are the few steps when we start our research we need to keep in mind we do follow. The first is identification of the problem, followed by literature review, then research design, and the fourth step is designing the questionnaire. Next, techniques of data collection, and then data analysis. And the last one is, I think इसका point थोड़ा करना होगा. And the last one is report writing. ठीक है जी. And today what we are going to discuss is step 4, designing the questionnaire. हम इसके ऊपर आज हम बात करेंगे. बाकी जितने भी steps हैं, of course हम सब कुछ तो नहीं डिस्कस कर सकते. That is not possible. Time constraint भी है, बहुत सारी चीजें हैं. But what I have taken up today is designing the questionnaire. याचना next step में पढ़ेगी बच्ची. और बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है कि हम बहुत ज़्यादा बातचीत ना करके टू द पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात करें. सो हेयर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट अ क्वेश्चनियर इज. A questionnaire is a structured set of questions to collect data from our respondents in a systematic way. हमने ठीक तरीके से अपना डाटा बड़े अच्छे तरीके से कलेक्ट करना है ताकि हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ जाए. दिस इज आवर पर्पस. क्वेश्चनियर जब हम बना रहे हैं हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए. अब सबसे पहले Why are well-designed questionnaires essential for data collection? क्यों जरूरी है? If the questionnaire is well structured, we are going to get meaningful data. We are going to get clear, specific data, जिसमें कोई confusion नहीं है. But अगर हमारा questionnaire structured नहीं है अच्छे तरीके से, then it is going to give us inaccurate data and further inaccurate results. तो हमारा जो ये प्राइमरी स्टेप है बिफोर आवर डाटा कलेक्शन स्टार्ट्स, वी नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन दिस स्टेप कि हमारा जो क्वेश्चनियर बने वो बहुत अच्छे तरीके से बने. तो जो क्वेश्चनियर है व्हाट शुड बी देयर, इट मस्ट बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. सिंपल होना चाहिए. जो रिसर्चर पूछना चाह रहा है उसमें और जो रिस्पोंडेंट है वो उसका सेम मीनिंग निकाले. What researcher intends to know वही उसका जवाब दे. अब इसका साथ में एग्जाम्पल है like asking what is your income. It can be vague. Does it refer to monthly or yearly income? Instead use what is your average monthly income before tax. हमने इसको थोड़ा क्लियर और स्पेसिफिक किया ताकि जो हमारे पास जवाब आए वो ठीक आए. नेक्स्ट, it must be reliable and consistent. Reliable and consistent is कि जो questionnaire है that gives the same results again and again if we are working under the same conditions. Example आपको और अच्छे से explain कर देगा. If a job satisfaction survey is given twice to the same employees under similar circumstances, their responses should not vary significantly unless their work conditions have changed. तो अगर सिमिलर ग्रुप है, सिमिलर कंडीशंस हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेम आएंगे. इट शुड बी देयर. नेक्स्ट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस. बायसनेस नहीं होनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ आस्किंग डू यू अग्री दैट वर्किंग फ्रॉम होम इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, तो हमने तो पहले ही उनको ये बता दिया. ठीक है. तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम और प्रोडक्टिविटी.
हमने इसको न्यूट्रल स्टेटमेंट में रखा, हमने नहीं उनको इन्फ्लुएंस करना कि ये चीज इस तरह से होती है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो हमें क्वेश्चनियर बनाने से पहले ध्यान में रखना है। अब कुछ एक व्हाट आई हैव ट्राइड, मैंने जो कोशिश की है वो है कि कुछ हम एग्जांपल्स लें कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं गुड टाइप में आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बैड टाइप्स में आएंगे। सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स विद रिगार्ड टू क्लियर एंड स्पेसिफिक वन। एग्जाम्पल बैड का, डिस्क्राइब योर फिटनेस फ्रीक्वेंसी, इसके साथ ही उसको इम्प्रूव किया गया है। हम और अच्छे से कैसे पूछ सकते हैं, दैट इज हाउ ओपन डू यू एक्सरसाइज, या ओपन में भी हम आगे कह सकते हैं कितने घंटे आप एक दिन में, एक हफ्ते में आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उतना ही क्लियर और स्पेसिफिक हमारे पास आंसर आएगा। क्योंकि जब हमारे पास ये आंसर्स ठीक आएंगे तो हमारे रिजल्ट्स बाद में उतने ही अच्छे आएंगे, उतनी ही अच्छी हम इंटरप्रिटेशंस दे पाएंगे, जर्नलाइजेशंस दे पाएंगे। तो ये डेटा कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। Another example could be, do you use social media a lot? Good example could be, how many hours per week do you spend on social media? हमने इसको भी क्लियर और स्पेसिफिक किया। Next could be neutral and unbiased. Bad example कि आपने do you agree that remote work is better? ठीक है, तो हमने पहले ही इम्पोज कर दिया, तो इसका ठीक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, क्या न्यूट्रल कर सकते हैं इस चीज को। What is your opinion on remote work? Remote work is basically कि घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम, तो इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। Another example बैड का हो सकता है, डोंट यू थिंक दैट ऑनलाइन कोर्सेज आर मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल वंस। हमने फिर से उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि आपने इसका जवाब इस तरीके से देना है। तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, डू यू थिंक स्कूल्स शुड ऑफर मोर ऑनलाइन कोर्सेज। न्यूट्रल होनी चाहिए स्टेटमेंट्स, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। देन सिंगल फोकस्ड, जहां पर दो क्वेश्चंस इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जान पाएंगे, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर सैलरी एंड जॉब बेनिफिट्स। अब आंसर देने वाले को नहीं पता चलेगा कि मैं किसका जवाब दूं, कैसे दूं। आपके माइंड में भी एकदम से अगर आप पढ़ रहे हैं अभी, यही लगेगा कि क्या है, किसका जवाब देना है। जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करनी है, सैलरी की, तो इट इज ऑलवेज गुड, इट इज बेटर कि अलग अलग क्वेश्चन बनाया जाए। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर सैलरी, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर जॉब बेनिफिट्स, तो उसका हमारे पास अच्छे तरीके से आंसर आएगा। हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू यूज सोशल मीडिया फॉर वर्क एंड पर्सनल पर्पसेस। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक आपके पर्सनल यूज के लिए और एक आपके प्रोफेशनल यूज के लिए, तो दो क्वेश्चन बनने चाहिए, डबल क्वेश्चन एक में नहीं होने चाहिए। हाँ जी, बैलेंस्ड चॉइसेस, ये भी बहुत जरूरी है कि जो आप चॉइस दे रहे हैं वो ठीक हो, एक तो वो सूट कर रहे हो उस क्वेश्चन को, और बेस्ट पॉसिबल आंसर्स, बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस वहां पर दी गई हो। एग्जाम्पल, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर जॉब, यस और नो, इट इज नॉट गोइंग वेल विद दिस। इसकी जगह हम ये 5 स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, 5 ऑप्शंस दे सकते हैं, वेरी सेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवट डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड। तो यहाँ पर जो वो टिक करेंगे, हमारे पास एक वेराइटी है डिससेटिस्फेक्शन के अंदर भी। फर्दर हम उनमें लगाते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, हम नंबर के बेसिस पे इनको इंटरप्रेट करते हैं, फर्दर इंटरप्रिटेशन इज देयर, बट एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ पर जितनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं हमें वो देना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड आवर प्रोडक्ट टू अ फ्रेंड, लाइकली, वेरी लाइकली, तो आपने पहले ही मान लिया कि ये सारा कुछ पॉजिटिव है, तो अनलाइकली भी हो सकता है। अगेन वी नीड टू गिव 5 ऑप्शंस। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू कॉमन मिस्टेक इन अ क्वेश्चनियर डिजाइन। जब हम अपना क्वेश्चनियर बना रहे हैं, डिजाइन तैयार कर रहे हैं, तो हम किस तरह की गलतियां उसमें करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्बिग्विटी की, एम्बिगुअस, क्लियर नहीं है चीजें। जैसे कि अभी हमने बात की बैड एंड गुड क्वेश्चंस की, विद एग्जांपल्स वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट
अब जब हम बनाते भी हैं तो हम किस तरह की उसमें गलती करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगेन आई थिंक इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बैड एग्जाम्पल कुड बी डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली। तो अब यहाँ पर रेगुलरली का क्या मतलब है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, सब्जेक्टिव टर्म है ये। तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स पर वीक डू यू एंगेज इन फिजिकल एक्सरसाइज। अगेन क्लियर स्पेसिफिक, हमने एम्बिग्विटी है जो उसको खत्म किया है। अनदर एग्जाम्पल, डू यू बिलीव इन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलीव इट इज अगेन वेग एंड subjective. So it could be how important do you think environmental responsibility is in today's society. हमने इसको क्लियर स्पेसिफिक न्यूट्रल किया है। नेक्स्ट, assumptions, हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि रिस्पोंडेंट ऐसा है, ऐसा होगा। जैसे कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम। आपने पहले ही एज्यूम कर लिया कि ये जो रिस्पोंडेंट है ये घर से काम कर रहा है, पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम न्यूट्रल क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पर, डू यू वर्क फ्रॉम होम, इफ यस व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट इट, इफ नो देन अकॉर्डिंगली वी प्रिपेयर क्वेश्चंस। तो येस और नो दोनों की ऑप्शंस होनी चाहिए। सेकंड, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ट्रेवल अब्रॉड ईच ईयर। यहाँ पर भी हमने पहले कह दिया कि तुम तो ट्रेवल करते ही करते हो। हाउ मेनी टाइम्स वो सेकेंड चीज हो गई। अगेन वी नीड टू इम्प्रूव दिस टाइप। नेक्स्ट, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। यहाँ पर कि सोशली क्या एक्सेप्टेड है, सोशली क्या एक्सपेक्टेड है, उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दे दिया गया। एग्जाम्पल कुड बी हाउ ओपन डू यू डोनेट टू चैरिटी। अब अगर आपसे भी कोई पूछता है ना कि आप चैरिटी करते हैं, तो आप ये तो कम चांसेस हैं कोई कहे कि मैं नहीं करता। वो नहीं भी करता होगा तो वो कहेगा कि हाँ हम करते हैं, चाहे साल में एक ही बार है। तो हमें क्वेश्चंस को ठीक तरीके से बनाना है। हमने जो उसको सोशली डिजायरेबल आंसर है वो नहीं देना है, जो हमें एक्चुअल पिक्चर है हमें वो इकट्ठी करनी है। तो गुड एग्जाम्पल कुड बी इन द पास्ट 6 months हैव यू मेड एनी चैरिटेबल डोनेशन, इफ सो एंड फर्दर। Another, do you agree that healthy eating is important? ठीक है, यहाँ पर हेल्दी ईटिंग को हमने फिर से इम्पोज किया है। सोशली हम कह रहे हैं कि यही चीज ठीक है, बट गुड एग्जाम्पल कुड बी हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक हेल्दी ईटिंग इज। हमने उनकी ओपिनियन पूछी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चीजों को फोर्स नहीं किया एक तरीके से। नेक्स्ट प्लीज, ओवर टेक्निकल लैंग्वेज। हमें बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्द, जार्गन लैंग्वेज है जो, उसको हमने नहीं यूज करना है। टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं यूज करने कि कोई पढ़ रहा है तो उसको उसका मीनिंग नहीं पता, या डिक्शनरी और ये चीजें उसको रेफर करनी पड़ रही हैं। उसमें से क्या होगा, अगर 50 रिस्पॉन्डेंट्स हैं, 50 में से 20 तो कहेंगे छोड़ो इस क्वेश्चन को, वो उसको समझना ही नहीं चाहेंगे, वो किसी भी चीज को टिक कर देंगे, किसी भी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो उस केस में भी जो हमारा आंसर है, जो हमारे पास डेटा आना चाहिए, वो ठीक नहीं आएगा। तो हमने बड़ी सिंपल क्लियर लैंग्वेज रखनी है, यूज करनी है, जो किसी को भी समझ आ सके। ठीक, तो उसमें उसका ज्यादा एफर्ट ना जाए। एग्जाम्पल्स यू कैन से, हाउ वुड यू रेट द एफिकेसी ऑफ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, कैन यू डिस्क्राइब द डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑफ योर करंट ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम ऑन एम्प्लॉई एंगेजमेंट। अगेन यू कैन सिंप्लीफाई इट, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड कि क्या हमारे पास गलत तरीके के क्वेश्चंस हैं और क्या हमारे पास ठीक तरीके के क्वेश्चंस हैं, या फिर हम जब क्वेश्चनर बनाते हैं तो हम किस तरीके की गलती करते हैं। अब हमारे पास, क्योंकि वी आर हियर फॉर अ वर्कशॉप, एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी है, एक दो है, इफ टाइम वुड परमिट वी कैन हैव 2 एक्टिविटीज ऑल्सो। तो यहाँ पर अब आपके पास है ना पेपर से आशना। वी आर हैविंग हाउ मेनी मेंबर्स हियर सिटिंग हियर। हम ग्रुप्स बनाना चाहेंगे इसके लिए। थोड़ा कितने हैं, 40। हम 5-5 के ग्रुप बना लेते हैं। आप देख लो, अलग अलग डिसिप्लिन से बना लीजिए, अलग अलग। देन आई विल एक्सप्लेन कैसे करेंगे। आप 4 हो जाओ, इधर एक साथ में और आ जाए।
है ना, एक एक दे दो। हाँ डिफरेंट है ये ना, दो तरह की एक्टिविटी है, एक ग्रुप को एक दे दो। आप सब पहले ही ले, हाँ जी, आप 5-5 के ग्रुप्स बना लीजिए अपने आप, जैसे भी डिसिप्लिन के हिसाब से मिक्सिंग कर लीजिए। लैंग्वेजेस के हैं, हमारे सोशल साइंसेस के हैं। हो गया? ठीक है, सबके वो हो गए ना? हाँ जी, अब हमें करना क्या है, 1 मिनट प्लीज। एक इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी हम शेयर कर लेते हैं। अब सब ग्रुप्स के पास हैं एक्टिविटीज, और जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है क्वेश्चंस के बारे में, गुड टाइप बैड टाइप, उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। ऑल दीज आर पुअर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, बैड टाइप में ही आ रहे हैं। आपने क्या करना है, एक ग्रुप है जो वही एक्टिविटी करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, गुड टाइप में उसको कन्वर्ट करेगा। देन 2 ग्रुप्स आर गोइंग टू बी देयर, जो आपस में एक दूसरे की वो एक्टिविटी को, क्वेश्चंस को एक्सचेंज करेंगे, और वो देखेंगे कि उन्होंने जो लिखा है वो ठीक है या उनकी कोई सजेशंस है। तो आप आपस में इस चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरी है, कोई कुछ है, देन वी कैन डिस्कस दैट अगेन। तो वी कैन टेक 10 to 15 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी, वुड बी फाइन? ठीक है जी। अब आप बताएं, कुछ कोई क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही नहीं क्लियर है? मैं इसीलिए कह रही थी, अगर दूसरा ग्रुप आपके उसको एक्टिविटी को इवेलुएट कर लेते हैं ना, तो कुछ जो क्वेरीज हैं वो आ जाती हैं हमारे पास निकल के, आपका क्रॉस चेक हो जाता है। बट स्टिल वी कैन डिस्कस। कोई ऐसा क्वेश्चन कुछ है जो आपको लगता है कि हम डिस्कस कर सकते हैं? इफ थिंग्स आर क्लियर देन वी कैन मूव फर्दर, वो भी कोई इशू नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यू कैन चेंज। ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि आप 2 पैरामीटर्स, 2 चीजें एक में ही ना पूछें, आप उन्हीं को स्प्लिट कर दें। हाँ, ऐसे भी दैट इज, इट इज ऑलवेज, बिल्कुल ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज पॉसिबल, बट फर्दर व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना रिसर्च के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उसी की लाइट में इन चीजों को बनाते हैं। यहाँ पर आपको ये लग रहा है, हम यस या नो में इसका जवाब देना मुश्किल है हमें, जो आप है ना पूछ रहे हैं। इट इज एज पर द नीड ऑफ द रिसर्च, बट यस यू कैन फ्रेम इट बिकॉज इट इज गिविंग डिफरेंट मीनिंग। दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे पर्पस हमारा ये है कि आप एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें ना पूछें। दिस इज द ओनली पर्पस। और कुछ अगर ऐसा कुछ भी है, कोई भी है, वी कैन डिस्कस दैट पॉइंट। नंबर दे दिए एक दूसरे को कि नहीं? 10-10 क्वेश्चन थे। मैंने कहा नंबर दे दिया आपने एक दूसरे को, ग्रुप को।
नहीं, आई एम जस्ट टीजिंग, देने नहीं है। हाँ जी, so shall we move further because we are going to have one more activity after this. आपका कर लेते हैं। हाँ जी, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, हमने पहले देखा कि क्वेश्चनियर क्या है, क्वेश्चनियर में क्या होना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस अच्छे नहीं है, किस तरह के क्वेश्चंस अच्छे हैं। फिर जब हम क्वेश्चनियर बनाते हैं, हम किस तरह की गलतियां करते हैं, हमने यहाँ तक थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। अब हम देख रहे हैं कि की प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चनियर डिजाइन, कि जब हम क्वेश्चनियर डिजाइन अपना तैयार कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम ये डिस्कस कर लेंगे, देन आई विल गिव यू मिनी एक्टिविटी जहां पर आप खुद एक क्वेश्चनियर तैयार करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप ये कुछ रूल्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस हम कहें जिसको कि क्वेश्चनियर बनाने के लिए हमें पता होनी चाहिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एंड ऑल दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आपको थोड़ा जल्दी और अच्छे से क्लियर होगा, आप रिलेट कर पाएंगे पॉइंट्स के साथ। सो विद रिगार्ड टू दिस, द फर्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल फ्लो एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नाम है, जो पॉइंट है, जो ये इटसेल्फ ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें एक ऑर्डर में चीजों को पूछना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए हमारा क्वेश्चनियर। स्टार्ट विथ सिंपल एंड एंगेजिंग क्वेश्चंस, एंगेज करके रखना है रिस्पोंडेंट्स को, बोर नहीं करना है उनको। इतना लंबा अगर आप 10-15 पेज का उनको दे देंगे क्वेश्चनियर, है ना, तो वो भरते भरते बोर हो जाएंगे, आधा भर के दे देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। वो कहेंगे कि अब इसका हमने क्या करना है, कूड़े के ढेर में डाल देंगे, हम नहीं भर के देंगे। आप रिपीटेडली उनको कॉल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो लेना चाहते हैं डाटा, क्वेश्चनियर कलेक्ट करना चाहते हैं, वो कहाँ से देगा? वो तो पहले दिन ही उसको फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्सा आया हुआ था, वो तो ऑलरेडी फेंक चुका है। इवन आई कैन रिमेम्बर इन केस ऑफ याचना ऑल्सो, शी इज वर्किंग ऑन दिस स्टेज ओनली। तो ये जब फर्स्ट लेके भी आई मेरे पास क्वेश्चनियर, द फर्स्ट पॉइंट वी टॉक्ड अबाउट इज, हमने यही बात की कि क्वेश्चनियर बहुत ज्यादा लंबा है, उसको हमने कैसे शॉर्ट करना है कि हमारे पास अच्छी इंफॉर्मेशन आए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आए और रिस्पोंडेंट्स वो इंफॉर्मेशन दे पाए। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चन, ग्रुप सिमिलर टॉपिक्स टुगेदर। ये नहीं है कि कहीं पे हमने उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछ लिया, नेक्स्ट हमने उसका वर्क कल्चर पूछ लिया, फिर हमने उसके रिलेशंस विद कलीग्स पूछ लिए, फिर हमने उसकी प्रॉब्लम पूछ दी, फिर ऑल ऑफ अ सडन फिर हम उसकी फैमिली पे चले गए, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस चीज का जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे से क्या जानना चाहते हैं। तो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर करना है। मेंटेन अ लॉजिकल प्रोग्रेशन, दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जा सकते हैं। एग्जाम्पल इज a health survey might begin with general questions about lifestyle habits before moving on to more specific medical history questions. तो सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? पहले, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली? डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली? हाउ मेनी सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू कंज्यूम डेली? इसके बाद फिर आप और उसकी मेडिकल हिस्ट्री में स्पेसिफिक जा रहे हैं। हैव यू बीन डायग्नोज्ड विद एनी क्रॉनिक इलनेस? फिर वो जाके बताएगा। जब कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप जाके डायरेक्ट, है ना, फ्लोट करेंगे तो वो नहीं बताएगा। आपको एक रेपो भी बिल्डअप करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, उसको उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा कि वो दे, हाँ कि मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ अब। ठीक है, वो जब हम जानने लग जाते हैं एक दूसरे को तो वो आंसर्स अपने आप आते हैं। तो फिर जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ सेक्शंस एंड ट्रांजिशंस। आप अलग अलग सेक्शंस बनाएं, जैसे कि मैं अगेन आई वुड टॉक अबाउट याचना ओनली, शी इज वर्किंग ऑन दिस स्टेज। तो जब वो मेरे पास पहली बार भी अपना क्वेश्चनियर लेके आई, बहुत अच्छे से उसका स्ट्रक्चर था, बहुत अच्छे तरीके से उसने बनाया हुआ था। उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अपने क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए थे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, जनरल टू स्पेसिफिक। मेरा सेकेंड ऑब्जेक्टिव स्टडी का ये है तो मेरे इस तरह से हैं, एंड सो ऑन। तो वो पढ़ के देख के इतना अच्छा लगा, मुझे नहीं लगता मैंने शायद उस टाइम इसका देखा भी या पढ़ा भी। मैंने इसको इमीडिएटली ये कहा कि ये देखने में और समझने में एक ओवरव्यू में ठीक लग रहा है, बाकी थोड़ा सा और डीप हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा। तो वो इतना अच्छे से जब स्ट्रक्चर्ड होती है कोई चीज,
हमें जल्दी से समझ आती है, हम उसको जल्दी कॉम्प्रिहेंड करते हैं, हमारा दिल करता है कि हम उसके ऊपर आंसर दें, लिखें। ठीक है, तो हम अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं। इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स, इट कैन बी ऑन सम अदर बेसिस ऑल्सो। ठीक है, आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं सेक्शंस। और ट्रांजिशंस हैं वो आप बताते हैं कि अब हम इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, सो आई कैन डू यू वांट मी टू रीड दिस एग्जांपल और यू कैन रीड इट, बताइए, देख लीजिए। ठीक है, तो हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात की, उसमें सेक्शंस बना दिए। पहले हमने प्रोडक्ट क्वालिटी की बात कर ली, उसके ऊपर क्वेश्चंस है जनरल टू स्पेसिफिक। फिर हमने कस्टमर सर्विस की बात कर ली, फिर हमने डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर ली। तो उसी एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर हमने अलग अलग सेक्शंस बना दिए और बता दिया कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन ऑर्डर इफेक्ट्स। इसके लिए मैं आपको अपनी ही स्टडी का एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मेरा जो रिसर्च वर्क है, जो मेरा पीएचडी वर्क है, दैट इज ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अब बहुत ही सेंसिटिव इशू है, आप किसी के पास भी जाएंगे और आप रिसर्चर हो, आपके पास चाहे अथॉरिटी लेटर भी है, आपको वर्क प्लेस से भी लेटर मिल गई है, बट अगर आप वहां पर जाके आप पूछते हैं कि क्या आपके साथ हैरेसमेंट हुई है, तो क्या कोई भी विक्टिम है वो बताएगा कि हाँ हुई है? कोई भी नहीं बताएगा। तो हमें इस तरह के जब सेंसिटिव इश्यूज हैं, हमें किस तरह से फ्रेम करने हैं क्वेश्चंस, कैसे काम करना है। तो पहले तो हम हमेशा, वैसे भी जब भी कोई भी क्वेश्चनियर बनाते हैं, हम उसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछते हैं। हमारे पास हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी बैकग्राउंड, वो किस फैमिली से हैं, क्या एज है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, इनकम है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम पूछते ही पूछते हैं। हमारे पास पहले हमारे रिस्पोंडेंट्स की जानकारी होना जरूरी है, उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जब ये सारी रैपो बिल्डअप हुई, ये सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे, फिर थोड़े से क्वेश्चंस मैंने बनाए कि आपके वर्क प्लेस पे आपके मेल्स के साथ किस तरह के रिलेशंस है, कोर्डियल है, अनकोर्डियल है, न्यूट्रल है। फिर उसके बाद और फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। फिर जब सेक्सुअल हैरेसमेंट पे आ रहे हैं, उस सेक्शन पे आ रहे हैं, देन आई ट्राइड टू ऐड दिस क्वेश्चन फर्स्ट कि क्या आपने अपने वर्क प्लेस पे किसी और के साथ हैरेसमेंट होते हुए देखा है? तो इसका आंसर देते हुए वो कंफर्टेबल होंगे, यस है तो भी, नो है तो भी। तो उसमें क्या हुआ, यस का नंबर है जो ज्यादा आया। जब हमें ये आइडिया लग गया कि इस वर्क प्लेस पर तो हैरेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं मे बी इन्होंने भी फेस की होगी। तो धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन पूछते हुए फिर हम आते हैं कि क्या आपके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है? तब तक वो रैपो भी बिल्डअप हो गई, वो कंफर्टेबल भी हो गए और उनको पता है कि हम इनको बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो वो बताएंगे यस। उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन, क्यों, कहाँ, कैसे। तो वो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इश्यूज जाकर हमने तब डिस्कस किए। तो एंड में भी जो मैंने रिजल्ट देखा, जो मेरे पास नंबर आया, जब उन्होंने विटनेस किया कि हमने बाकी औरतों के साथ होते हुए देखा है, तो वो नंबर ज्यादा था, और जब उनके साथ खुद के साथ हैरेसमेंट के केसेस हैं, वो नंबर कम था। तो इस तरह से जब हम इन चीजों पे काम करते हैं, हमें थोड़ा सा सोचकर क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन आए वो एक्यूरेट आए, ठीक आए, रिलायबल हो, ताकि हमारी जो बात की फाइंडिंग्स हैं, जनरलाइजेशंस हैं, वो सारा कुछ साइंटिफिक अच्छे तरीके से हो, वैलिड हो, रिलायबल हो। ये चीजें हम हमेशा मेंटेन करके रखते हैं अपनी रिसर्च में। ठीक है जी, सो क्वेश्चन ऑर्डर इफेक्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। बैलेंसिंग ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। डू यू हैव एनी आइडिया कौन से क्वेश्चंस हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड? है ना, क्लोज्ड एंडेड जहां पर हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं, ओपन एंडेड जो हमने रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन पूछा और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो जब भी हम क्वेश्चनियर बनाएं, हमें हर तरह के क्वेश्चंस उसमें डालने चाहिए। हमारे पास ओपन एंडेड भी होने चाहिए, क्लोज्ड एंडेड भी होने चाहिए, पिक्टोरियल भी होने चाहिए, कोई ग्राफ की फॉर्म में कोई अगर हम इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, हमारे पास वो भी होने चाहिए। तो जितने भी आइडियाज हम उसमें डाल सकते हैं, ताकि जो रिस्पोंडेंट है, जो हमारी यूनिट्स हैं, वो बोर ना हो आंसर देते देते। अगर आप लिखवाते ही जाएंगे, 5 क्वेश्चन क्वालिटेटिव फॉर्म में ही ले लिए,
तो भी वो 6 पे जाके बोर हो जाएंगे, शॉर्ट में लिख देंगे, आधा अधूरा बताएंगे, है ना, या एक वर्ड में दे देंगे, तो भी हमारे पास जो मटेरियल, जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो बैलेंस करना है हमने। एग्जाम्पल कुड बी अ सर्वे ऑन सोशल मीडिया यूसेज would include both types of questions. Closed ended में आप इस तरह से बना सकते हैं, how often do you use Facebook? Options are given, what do you like most about using Facebook? तो ये हो गया आपका open ended, closed ended and open ended. Then another example is there, you can go through that also. ठीक है जी, next. Then again it is length and time consideration. हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो हमारा क्वेश्चन है, ताकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो हमारे पास ठीक अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दे। नहीं तो वो इंफॉर्मेशन नहीं भर के देंगे, क्योंकि उनको क्या लेना है, काम तो हमारा है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी रिसर्च है, हमारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता वो। एंड देन पायलट स्टडी एंड फीडबैक। जब हमारा क्वेश्चनर तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चनर ठीक तरीके से बना है, क्या हमने जो क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए हैं, जो हम पता करना चाहते हैं, क्या उसका आंसर ठीक दे पा रहे हैं, ठीक है, वही की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमें यहाँ पर मेंटेन करनी है, उसको देखना है, चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, 15-20 रिस्पोंडेंट्स है जो, उनके ऊपर हम टेस्ट करते हैं, हम अपना क्वेश्चनर उनको देते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या एरर्स हैं, कोई टेक्निकल एरर है, कोई लैंग्वेज है जो समझ नहीं आ रही, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी इंटरप्रिटेशन अलग हो रही है, कोई भी एम्बिगुअस है लैंग्वेज, क्या प्रॉब्लम है वहां पर, हम उनको फिर रीफ्रेम करते हैं एंड देन वी स्टार्ट आवर डाटा कलेक्शन, ताकि हमारे पास ठीक डाटा इकट्ठा हो। नेक्स्ट प्लीज। So next we are going to do an activity again. अब इसमें आपको क्या करना है, आप सबके पास अपने पेपर्स हैं, पेन है, पेपर है, आप अपनी चॉइस से कोई भी एक टॉपिक लें, उसके ऊपर आप 15-20 क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी हमने ये पॉइंट्स अभी डिस्कस किए कि आप लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन टाइप का ध्यान रखेंगे, आप ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप एक क्वेश्चनर तैयार करेंगे। दिस इज योर ओन एक्टिविटी, आप सब अलग अलग से अपना अपना इस पे काम करेंगे, ठीक है जी। दिस इज ऑल एक्चुअली फॉर द डे। इसके बाद थोड़ा सा हम और डिस्कस कर सकते हैं, बट दिस इज द मेन पार्ट वी कैन से, हमें कुछ आइडिया लग सके, ठीक है। तो आप फर्दर इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा द लास्ट स्टेज ऑफ दिस discussion, when we are done with all this, we have already discussed about pilot study, pilot work, pre-testing and ethical considerations. तो pre-testing हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, एम्बिग्विटी है जो, वो ख़त्म करती है, हमारे पास क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, कोई क्वेश्चन है जिनकी इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है, हम पूछ कुछ हो रहे हैं बट हमने लिखा उसको ऐसे है कि सामने वाला उसका क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और ले रहा है, टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं विद रिगार्ड टू रिस्पॉन्स ऑप्शंस। तो हमें इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने का एक डाटा कलेक्शन से पहले मौका मिलता है थ्रू पायलट स्टडी। अब नेक्स्ट प्लीज। नाउ द लास्ट वन इज, क्या एथिक्स हैं जिनको हमने अपने ध्यान में रखता है, हमें ध्यान में रखना है व्हेन वी गो टू द फील्ड या व्हेन वी प्रिपेयर आवर क्वेश्चनर। हमें एक कंसेंट लेना है रिस्पोंडेंट का, हमें ज़बरदस्ती उससे डाटा नहीं कलेक्ट करना, हमने ये नहीं करना उसका गला पकड़ लिया कि नहीं तो जवाब दे, मेरे को रिस्पोंडेंट्स नहीं मिल रहे, तो देगा ही देगा, नॉट लाइक दिस, है ना। कंफर्टेबल तरीके से हमने कंसेंट लेना है उसका, वो देते हैं तो हमने करना है। एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जैसे मैं पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट केस की बात कर रही थी, अगर मैं अपने रिस्पोंडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दूंगी कि आपके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं क्या किसी भी रिसर्च में इस तरह से हमारे पास ये एथिकल कंसिडरेशंस के अंडर है कि हमें इन रूल्स को फॉलो करना ही करना है। तो अगर कई बार मुझे बहुत दिक्कत आई, उनको लगता था कि पता नहीं कहाँ छाप देंगे, क्या कर देंगे इसका, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी आइडेंटिटी के बारे में मैं पूरी स्टोरी कैसे बताऊं, तो उनको कन्विंस करने में मुझे टाइम लगा।
और उसमें भी कई बार ये होता था, जब मेरा क्वांटिटेटिव डाटा था तो मैं उनको कहती थी आप अपने नाम और ये थोड़ा बहुत मुझे मत बताओ, मुझे उससे फर्क नहीं है, मैं ABC करके भी लिख लूंगी, मुझे आप बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हमें वो अच्छे तरीके से चाहिए। तो हम किसी भी तरीके से, कैसा रिस्पोंडेंट है सामने, हमें कन्विंस करना है उसको, उसको बताना है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कहीं पर भी किसी के पास भी नहीं जाएगी। Then voluntary participation, only if the respondent wants to participate, only then we will consider that respondent. And then avoiding harm, ensure sensitive questions are framed appropriately to avoid discomfort. और ये भी है कि अगर रिस्पोंडेंट को मिड वे में लगता है कि अब मुझे और आंसर नहीं देने, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जितना हो गया बस बहुत है, तो भी आप वहीं पर ही रुक सकते हैं, आपको रुकना होगा। आप उसके साथ जबरदस्ती करके ये नहीं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दो, मैंने इतनी मेहनत लगा दी, इतना टाइम लगा दिया, आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी है, तो अब 10 मिनट का काम हो रहा है, आप मुझे दो इंफॉर्मेशन, नॉट लाइक दिस। एथिकली आपको वहीं पर ही वो काम खत्म करना होगा। तो रिस्पोंडेंट, जैसे हम कहते हैं कि कस्टमर है वो भगवान के समान है, तो आप यही माने, तब रिस्पोंडेंट है जो आपका भगवान ही है, वो सही अच्छी इंफॉर्मेशन दे दे तो ही आपका रिसर्च वर्क है वो अच्छा कहलाएगा। ठीक है जी, so that is all from my side with regard to designing an effective questionnaire. So thank you all. So if you have any queries, any point, any inputs you want to give, we can discuss that. हाँ जी, ਉਹ